भारत के एक ऐसे सेना अध्यक्ष जिन्हें ओबीई से नवाजा गया था, ओबीई मतलब ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 1947 के इंडो पाक वार में भारत को जिन्होंने लीड किए थे। 1949 में पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। स्टाफ कॉलेज क्वेटा में भाग लेने वाले पहले भारतीय। ब्रिटिश रॉयल आर्मी में किसी बटालियन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय। इंपीरियल डिफेंस कॉलेज कैम्बरले में ट्रेनिंग के लिए चुने गए पहले 2 भारतीयों में से एक। इंडियन आर्मी में कमांडर इन चीफ बनने से पहले इंडियन आर्मी के कमांडर रह चुके एक ऐसे भारतीय सैनिक कोदेंद्रा मडप्पा करियप्पा। करियप्पा जी ने भारतीय सेना के अंदर इंडिजिनियस लीडरशिप यानी स्वदेशी नेतृत्व को पोषण और विकास पर ध्यान दिया। करियप्पा जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर भारतीय राज्यों को एकीकरण करके भारत को एक राष्ट्र बनाने में मदद की। उनकी असाधारण सेवा और नेतृत्व के सम्मान में करियप्पा जी को 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किया गया और वो भारत के दूसरे और आखिरी फील्ड मार्शल बने। अपने पूरे कैरियर के दौरान अपनी ईमानदारी, व्यावसायिकता यानी कि प्रोफेशनलिज्म और भारतीय सेना और राष्ट्र के कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। आज हम उनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 28 जनवरी 1899 को पैदा हुए थे। करियप्पा जी कर्नाटक के कूर्ग प्रांत के शनिवार संते के रहने वाले थे। उनका परिवार कोडवा कबीले से था। उनके पिता मडप्पा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। करियप्पा 4 बेटों और 2 बेटियों में दूसरे नंबर के थे। उन्होंने 1917 में मेदिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। शिक्षा की उनकी खोज उन्हें मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज तक ले गई, जहां पर सीवी रमन और राजगोपालचारी जो भारत के पहले गवर्नर थे वो पढ़े थे, जहां उन्होंने सेना में भारतीयों को भर्ती के बारे में जाना और उन्होंने प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया। 70 एप्लीकेंट में से वो 42 रैंक हासिल किए। अपनी ट्रेनिंग के सभी क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने अपनी कक्षा में 7वीं रैंक हासिल की। करियप्पा जी का मिलिट्री करियर तब शुरू हुआ जब वो 1 दिसंबर 1919 को टेम्परेरी कमीशन प्राप्त करते हुए ग्रेजुएशन पूरी की। उनका परमानेंट कमीशन 17 जुलाई 1920 से 9 सितंबर 1922 तक रेट्रोएक्टिव इफेक्ट से दिया गया था। शुरुआत में उन्हें टेम्पररी सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में बॉम्बे में 88th कार्नेटिक इन्फेंट्री में 2री बटालियन में कमीशन दिया गया था। बाद में उन्हें 1 दिसंबर 1920 को टेम्पररी लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट किया गया। उसके बाद करियप्पा जी ने मई 1920 से मेसोपोटामिया, जो कि आज की इराक है, वहां पर 125वीं नेपियर राइफल्स रेजिमेंट के 2nd बटालियन के साथ काम किए। उसके बाद 1921 को वो लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट किए गए। जून 1922 में भारत लौटने पर वो 37th डोगरा में शामिल हो गए और जून 1923 में उन्हें उनकी स्थायी रेजिमेंट 7वीं राजपूत के 1st बटालियन पर ट्रांसफर कर दिया गया। करियप्पा जी ने 1925 में यूरोप, यूएसए, जापान और चीन की वर्ल्ड टूर शुरू की और सैनिक और नागरिकों के साथ बातचीत की, जो एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस साबित हुआ। 1927 में कप्तान के रूप में उन्हें प्रमोशन दिया गया। करियप्पा जी ने 1931 में डिप्यूटी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में काम किए। स्मॉल आर्म्स स्कूल SAS और रॉयल स्कूल ऑफ आर्टिलरी RSA ने उन्हें क्वेटा स्टाफ कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पास करने में मदद की। वो इस कोर्स में भाग लेने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। पूरा होने के बाद स्टाफ की अपॉइंटमेंट प्राप्त करने की नॉर्मल प्रोसीजर होने के बावजूद करियप्पा जी को 2 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तब तक उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपनी पेरेंट यूनिट के साथ काम किए। मार्च 1936 में उन्हें डेक्कन एरिया का स्टाफ कैप्टन नियुक्त किया गया। 1938 में करियप्पा जी को मेजर पद पर प्रमोट किया गया और डिप्यूटी असिस्टेंट एडजंट एंड क्वार्टर मास्टर जनरल DAA एंड QMG के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध के दौरान 1939 में भारतीय सेना के अधिकारी रैंकों के भारतीयकरण मतलब इंडियनाइजेशन पर विचार करने के लिए स्कीम समिति की स्थापना की गई। करियप्पा सर ने समिति के साथ चर्चा के लिए पार्टिसिपेट किए। उन्होंने यूरोपीय ऑफिसर्स की तुलना में वैकेंसी, प्रमोशन और राइट्स के रिलेटेड भारतीय ऑफिसर्स के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में
बात की। युद्ध शुरू होने के बाद करियप्पा ने ब्रिगेड मेजर के रूप में और बाद में इराक में 10th भारतीय डिवीजन के DAQMG के रूप में काम किया। उन्होंने DAA और क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में अपनी भूमिका के लिए डिस्पैच में मेंशन किए गए थे। करियप्पा जी ने इराक, ईरान, सीरिया और बर्मा सहित अलग अलग जगह पर काम की। 1942 में वो भारतीय सेना में एक बटालियन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने 7वें राजपूत मशीन गन बटालियन का नेतृत्व किया। 1943 में उन्हें ईस्टर्न कमान में AQMG के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें बर्मा में 26th भारतीय डिवीजन में तैनात किया गया था। इसी डिवीजन में जापानियों को अराकना से पीछे धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे परिणाम स्वरूप करियप्पा जी को जून 1945 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि OBE प्राप्त हुआ। नवंबर 1944 तक करियप्पा जी को एक्टिंग ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नत किया गया। वो लेफ्टिनेंट जनरल सर हेनरी विलकॉक्स की अध्यक्षता में रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में शामिल हो गए। वर्ल्ड वॉर II के बाद मई 1945 को ब्रिगेडियर KM करियप्पा ब्रिगेडियर के पद पर पूरी तरह हासिल करने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। उसी वर्ष नवंबर में उन्होंने वजीरिस्तान में बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड की कमान संभाली। वजीरिस्तान अब पाकिस्तान में है। इसी दौरान कर्नल अयूब खान, जो बाद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और राष्ट्रपति बने, वो करियप्पा जी के अधीन काम किया। करियप्पा जी के अप्रोच ने इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित किया। नेहरू जी ने करियप्पा जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA के कैदियों को संभालने और उनकी बेहतर जीवन स्थिति की प्रशंसा की, क्योंकि INA के कैदियों की जेल करियप्पा जी के अंडर आता था। करियप्पा जी ने कर्नल प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान जैसे कैदियों को माफ करने की सिफारिश की, जो कि बाद में भारत की आजादी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। 1947 में करियप्पा हायर कमांड कोर्सेस के लिए UK के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए चुने गए 2 भारतीयों में से एक थे। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के डर से विभाजन के दौरान भारतीय सेना को विभाजित करने के खिलाफ चेतावनी दी। उनकी चिंताओं के बावजूद उन्हें विभाजन के दौरान सेना के विभाजन और संपत्ति के बंटवारे का संभालने का काम सौंपा गया था। 30 जुलाई 1947 को करियप्पा जी को मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया गया और वो ब्रिगेडियर मोहम्मद अकबर खान और महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा के साथ भारतीय सेना की कॉम्बैट आर्म में यह रैंक हासिल करने वाले पहले भारतीयों में से एक बने। जनवरी 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉय बूचर को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पद छोड़ने के बाद कौन उस पद को संभालने के लिए योग्य है, उनकी तलाश शुरू हो गई। भारत देश तभी आजाद हुआ था। भारतीय सेना की कमान किसे सौंपी जाए, इस बात को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और लीडर्स को बुलाया था। इस मीटिंग में नेहरू जी ने कहा कि मुझे लगता है हमें अपनी देश की सेना की कमान किसी अंग्रेज अधिकारी को दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी कोई अधिकारी नहीं है जिन्होंने पहले किसी सेना की नेतृत्व किया हो। इसी बात पर सभी ने हाँ भरी सिवाय एक के। वो थे लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़। इन्होंने जवाब दिया कि देश के नेतृत्व भी किसी अंग्रेज को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई भी नेता नहीं है जिन्होंने पहले किसी देश को चलाया हो। इस बात पर प्रधानमंत्री जी हैरान हुए और नाराज होकर ये बोले, क्यों ना आप देश की सेना को नेतृत्व करें। पर नाथू सिंह जी ने कहा कि हमारे पास और भी काबिल ऑफिसर्स है, उनका नाम है KM करियप्पा। उसी दावेदारों में से करियप्पा जी, श्री नागेश और खुद नाथू सिंह जी भी थे, लेकिन क्योंकि नाथू सिंह जी उम्र में करियप्पा जी से छोटे थे, इसलिए उन्होंने करियप्पा जी को देश की कमांडर इन चीफ बनने के लिए सलाह दी और इसी के चलते हुए करियप्पा जी 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की पहले स्वदेशी कमांडर इन चीफ बने। तब से आज तक उस दिन को नेशनल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है।
अपने कार्यकाल के दौरान करियप्पा जी 1949 में टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके शुरुआती सालों में नेशनल कैडेट कोर मतलब एनसीसी को सहायता प्रदान की। उन्होंने सेना की ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए बहुत सारे कठिन निर्णय लिए, जैसे कि फॉर्मर आईएनए की सदस्यों को इंडियन आर्मी में ना मिलाई जाए और एससी और एसटी कास्ट के लोगों के लिए सेना की वैकेंसी को रिजर्व ना करे। करियप्पा जी का कार्यकाल 14 जनवरी 1943 को खत्म हुआ, जिसके बाद सर राजेंद्र सिंह जी जडेजा उनके बाद कमांडर इन चीफ बने। करियप्पा जी का निजी जीवन खुशियां और चुनौतियों दोनों से भरा था। उन्होंने 1937 में मुथुमाचार्य जी से शादी की और उनका एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटे का नाम केसी करियप्पा उर्फ नंदू और बेटी का नाम नलिनी। हालांकि उनकी शादी में उम्र का अंतर, विचारधारा में मतभेद और करियप्पा के अपने सैन्य कर्तव्यों के प्रति समर्पण के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 1945 में वो अलग हो गए। 3 साल बाद एक दुर्घटना में मुथु जी की निधन हो गया। करियप्पा जी के बहुत सारे निकनेम हैं, जैसे कि चिम्मा और कीपर। करियप्पा जी जब छोटे थे तब उन्हें प्यार से उनके रिश्तेदार और घर वाले चिम्मा कहकर पुकारते थे। जब वो फतेहगढ़ में तैनात हुए थे, उसी दौरान उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी उनका नाम पुकार नहीं सके, इसलिए उन्होंने कीपर बुला लिया और तब से उनको कीपर नाम मिला। 1953 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद करियप्पा जी ने 1956 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में काम किए। उन्होंने 1964 में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की स्थापना की और रिटायर्ड सैनिकों की सहायता के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करियप्पा जी को आर्म्ड फोर्स में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अपने दोस्तों और प्रशंसकों के काफ़ी समझाने के बाद करियप्पा जी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाए। उन्होंने 1931 में लोकसभा चुनाव मुंबई नॉर्थ ईस्ट से लड़ा, लेकिन वो हार गए। साहस करियप्पा जी के चरित्र की पहचान थी। अपने पूरे आर्मी करियर के दौरान उन्होंने युद्ध के मैदान में उल्लेखनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। चाहे दुश्मन की गोलीबारी का सामना करना हो या कठिन रणनीतिक निर्णय लेना हो, उनका साहस अटल रहा और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन करियप्पा जी के जीवन में कितना बड़ा भूमिका निभाती है, वो उनके बहुत सारे किस्सों से पता चलता है। जैसे कि जिस दिन फील्ड मार्शल के तौर पे करियप्पा जी को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाना था, उस दिन उनके दाहिने पैर की छोटी उंगली में बहुत दर्द था। उनके रिश्तेदार सलाह दिए कि आप टाइट शूज ना पहने, पर उनका डिसिप्लिन के लिए टाइट और नोकीले शूज पहनकर राष्ट्रपति जी के सामने गए और जब राष्ट्रपति जी से अपना फील्ड मार्शल का बेटर लिया, उस वक्त भी वो वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल नहीं किए। यही पूरा कार्यक्रम 10 मिनट तक चला था। राष्ट्रपति जी के डीसी ने उनको सहारा देने की भी कोशिश की, पर करियप्पा जी ने उन्हें मना कर दिया। 10 मिनट तक अपने पैरों पर खड़े रहे। यह बात उस वक्त की है जब वो 87 ईयर्स के थे। वो कहते थे, अगर आपको सफलता पानी है तो आपके डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब करियप्पा जी को टफ डिसीजन लेने की नौबत आई, तब उन्होंने टफ डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटे। नवंबर 1947 में करियप्पा जी को पूर्वी राज्यों का प्रमुख बनाकर रांची भेज दिया गया, पर जब कश्मीर के हालात बद से बदतर हो गई, उनको लेफ्टिनेंट जनरल डेडली रसल की जगह उन्हें दिल्ली वापस बुलाया गया। वो आते ही जम्मू कश्मीर फोर्स के चीफ कुलवंत सिंह जी को बदलकर वहां पर जनरल थेमैया जी को उसी फोर्स का चीफ बना दिए। लेह की सड़क पर उन्होंने एक बहुत बड़ा और टफ डिसीजन लिया। उन्होंने लेह जाने वाली सड़क को बंद कर दिए। जब तक इंडियन आर्मी द्रास और कारगिल को अपने कब्जे में जब ना लेकर आए, तब तक लेह की सड़क को बंद रखा जाए। यही डिसीजन जब उनके सुपीरियर को पता चला, उन्होंने करियप्पा जी को मना किया और कहा कि आप इस डिसीजन को बदल दें, पर करियप्पा जी ने अपनी डिसीजन पे कायम रहे और जिस वजह से इंडियन आर्मी द्रास और कारगिल को जीतकर लेह को हमारे भारत के एक अभिन्न अंग बनाया। अगर उस वक्त करियप्पा जी ने ये टफ डिसीजन नहीं लिया होता तो आज लेह भारत का हिस्सा ही नहीं होता। करियप्पा जी के प्लानिंग के तहत भारतीय सेना पहले नौशेरा और झंगर और उसके बाद द्रास और कारगिल में जितने भी अटैकर्स यानी कि हमलावर थे,
उन्हें पीछे धकेल दिया। जब वो मेजर श्रीनिवास कुमार सिन्हा को अपना असिस्टेंट बनाना चाहते थे, तब उन्हें पता चला कि सिन्हा जी की रैंक असिस्टेंट बनने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिन्हा जी को एटलीस्ट 6 साल के लिए मेजर के रैंक में रहकर सर्विस देनी पड़ेगी। पर सिन्हा जी सिर्फ 3 साल के लिए सर्विस दिए थे। अगर करियप्पा जी चाहते तो इस रूल को वो बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। इसके बजाय इस विचार को उन्होंने वापस ले लिया। 1965 के युद्ध के दौरान केसी करियप्पा यानी कि करियप्पा जी के बेटे एक एयरफोर्स के ऑफिसर के रूप में तैनात थे। जब उन्हें दुश्मन की टेरिटरी में बॉम्बिंग के लिए भेजा गया, तब उनके फाइटर जेट में आग लगने की वजह से वो पाकिस्तान में गिर गए। जब उनका नाम पाकिस्तानी सोल्जर जाने करियप्पा जी के बेटे हैं, तब तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए करियप्पा जी से कांटेक्ट किए और उन्होंने कहे कि हम बहुत जल्द आपके बेटे को छोड़ देंगे। पर करियप्पा जी ने कहा कि वो अब मेरा बेटा नहीं है, अब वो देश का बेटा है। इसलिए अगर आपको छोड़ना है तो सभी युद्धबंदी यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दो और उसे कोई भी स्पेशल फैसिलिटीज ना दी जाए। ऐसे थे हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। 1991 में करियप्पा जी का हेल्थ बिगड़ने लगा। वो दिल की बीमारी से पीड़ित थे। कई सालों से बेंगलोर के कमांड अस्पताल में उनकी इलाज चल रहा था। 15 मई 1993 को उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद मेदिकेरी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के साथ 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। करियप्पा जी अपनी विनम्रता और सिद्धांतों को पालन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सत्ता के पदों पर निस्वार्थ दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। कमांडर इन चीफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने से परहेज किया। सिद्धांतों के प्रति यही निस्वार्थ रवैया और समर्पण फील्ड मार्शल करियप्पा जी के व्यक्तित्व और विरासत को परिभाषित करता है। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और भारत के आर्म्ड फोर्स के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। करियप्पा जी की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वो साहस, विनम्रता, अखंडता और कर्तव्य के गहरी भावना से चिन्हित एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे। करियप्पा जी के जीवन का आधार कर्तव्य था। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा को एक पवित्र दायित्व के रूप में देखा, जिसे उन्होंने अत्यंत समर्पण और ईमानदारी से पूरा किया। भारतीय सेना और देश के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय थी, जिसने उन्हें हमेशा देश के हितों को अपने हितों से ऊपर रखने के लिए प्रेरित किया। दुनिया की सबसे मजबूत तलवार अगर टूट जाए तो वो किसी काम का नहीं रहती। ठीक उसी तरह 1947 के पार्टीशन के दौरान जब हमारी सेना 2 भागों में बट गए, तब इंडियन आर्मी बिखर गई थी। उसी दौरान करियप्पा जी ने इंडियन आर्मी को संभाला और एक आकार देकर दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में एक किए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।